जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज जिस पहली खबर का जिक्र हम करने वाले हैं जनमत में, वो इस लिहाज से बेहद खास है कि ये खबर सीधे हमको और आपको प्रभावित करती है। सिस्टम की लापरवाही कैसे एक व्यक्ति की मौत का कारण बन सकती है, ये खबर इस बात को प्रमाणित करती है। 27 साल का युवा युवराज मेहता, पेशे से इंजीनियर, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने इस होनहार युवा की जांच ले ली। नोएडा के सेक्टर 150 में हुए दर्दनाक हादसे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत और इसके बाद प्रशासन की लापरवाही, उस लापरवाही को लगातार बेनकाब किया जा रहा है। और इस मामले में सुदर्शन न्यूज की लगातार और आक्रामक रिपोर्टिंग का अब एक बड़ा असर भी देखने को मिला है। जन दबाव और मीडिया में उठे सवालों के बीच प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम को पद से हटा दिया है। इसे सिस्टम की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है। दरअसल यह हादसा नोएडा के सेक्टर 150 में हुआ, जहां गुरुग्राम में कार्यरत 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार एक निर्माणाधीन इमारत के बेसमेंट के लिए खोदे गए 40 फीट गहरे और पानी से भरे गड्ढे में जा गिरती है। यह गड्ढा ना तो बैरिकेड से घिरा हुआ था, न ही वहां कोई चेतावनी बोर्ड था या रिफ्लेक्टर लगाए गए थे जिसे आसानी से देखा जा सके। शुक्रवार की देर रात जब अपना काम करके अपने ड्यूटी से युवराज घर लौट रहे थे तो उस वक्त उनकी कार कोहरे की वजह से इस निर्माणाधीन जो पूरा सोसाइटी का हिस्सा है वहां की दीवार तोड़ते हुए सीधे इस गड्ढे में जा गिरती है। पुलिस के अनुसार हादसे की सूचना रात को करीब 12:15 बजे मिली, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में गंभीर लापरवाही सामने आई। फायर डिपार्टमेंट, स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मौके पर तो पहुंची, लेकिन घंटों तक प्रभावी बचाव नहीं हो सका और आखिरकार युवराज की मौत हो गई। शनिवार सुबह युवराज का शव बाहर निकाला गया। अब सोचिए, घटना शुक्रवार की देर रात घटती है, शुक्रवार शनिवार के मध्य रात्रि के बीच घटती है, 12 बजे की यह घटना होती है, लेकिन वो शख्स जो 2 घंटे तक अपनी कार की छत पर खड़ा होकर मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर चिल्लाकर लोगों से बचाने की गुहार लगाता रहा, जिसके पिता को उसने कहा कि पापा मुझे बचा लीजिए, उसके पिता इधर से उधर भागते रहे कि मेरे बच्चे को बचा लो। उस बच्चे को सिस्टम की लापरवाही ने बचाया नहीं, बल्कि अपनी आंखों के सामने डूबते हुए देखा। 2 घंटे का मतलब होता है 120 मिनट यानी 7200 सेकेंड्स। अब आप खुद सोचिए कि क्या इतना समय किसी एक जान को बचाने के लिए काफी नहीं था, लेकिन नहीं, यहां तो बचाने की नियत ही नहीं थी क्योंकि सिस्टम की लापरवाही थी। और इसी लापरवाही को लेकर जब आवाज बुलंद की गई तो सीधे तौर पर कार्रवाई का चाबुक चलना शुरू हो चुका है। युवराज के परिजन, स्थानीय लोग, जैसा हमने आपको बताया कि बेबस खड़े हुए थे जब वो 27 वर्ष का युवा अपनी जान के लिए लगातार उसे बचाने की गुहार लगा रहा था। हादसे के प्रत्यक्षदर्शी डिलीवरी एजेंट मोहिंदर ने आरोप लगाया कि अगर समय रहते सही तरीके से रेस्क्यू किया जाता तो युवराज की जान आज बच सकती थी। उसने बताया कि ठंड, गहरे पानी और गड्ढे में बाहर निकली लोहे की छड़ों की वजह से बचाव दल नीचे उतरने से हिचकिचा रहा था। अब सोचिए कि बचाव दल का काम ही होता है कठिन परिस्थितियों में लोगों की सुरक्षा करना, उनकी रक्षा करना, लेकिन यहां पर तो पुलिस की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम ठंड से घबरा रही थी। यह बयान प्रशासन और आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। युवराज के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने नॉलेज पार्क थाने में एमजे विस्टाउन प्लानर लिमिटेड और लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।
परिवार का आरोप है कि डेवलपर्स ने जानबूझकर सुरक्षा मानकों की अनदेखी की। न बैरिकेड्स लगाए गए, न रिफ्लेक्टर और न ही स्ट्रीट लाइट की उचित व्यवस्था की गई, जबकि स्थानीय लोगों ने पहले भी इस इलाके को दुर्घटना संभावित बताया हुआ था। इस बाबत बाकायदा बार बार शिकायत की गई, लेकिन सिस्टम की लापरवाही, इस ओर ध्यान ही नहीं दिया गया कि आने वाले समय में यह लापरवाही किसी की मौत का कारण बन सकती है। और आखिरकार वही हुआ। इस पूरे मामले को सुदर्शन न्यूज ने प्रमुखता से उठाया। चैनल ने लगातार सवाल पूछा कि मौत के गड्ढे का जिम्मेदार कौन है, रेस्क्यू में देरी क्यों हुई, बिल्डर और अफसरों पर कार्रवाई कब की जाएगी। सुदर्शन न्यूज की रिपोर्टिंग के बाद यह मामला सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक गूंजने लगा। जनता का आक्रोश बढ़ा, कैंडल मार्च निकाले गए और प्रशासन पर सीधा दबाव बना। और यही वजह मानी जा रही है कि आखिरकार सरकार को सीईओ लोकेश एम को हटाने जैसा कड़ा फैसला लेना पड़ा है। इस हादसे को लेकर एक उच्च स्तरीय जांच समिति भी एसआईटी गठित की गई है, जो ये पता लगाएगी कि निर्माणाधीन साइट की निगरानी किस अधिकारी की जिम्मेदारी थी और नियमों का उल्लंघन कैसे हुआ। वैसे पहले ही एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त किया जा चुका है, लेकिन अब सीईओ को हटाया जाना इस बात का संकेत है कि मामला बेहद गंभीर है। यह हादसा सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की विफलता का प्रतीक बन गया है। बिना सुरक्षा के खुले गड्ढे, लापरवाह बिल्डर, सुस्त प्रशासन और देर से पहुंचने वाला रेस्क्यू, इन सब ने मिलकर एक 27 साल के युवा की जान ले ली। सुदर्शन न्यूज ने इस मुद्दे को जिस तरह से उठाया, उसने ये प्रमाणित कर दिया कि अगर मीडिया मजबूती से सवाल पूछे तो सिस्टम को जवाब देना ही पड़ता है। अब सवाल यही है कि क्या ये कार्रवाई सिर्फ दिखावा है या फिर भविष्य में ऐसी लापरवाहियों पर वास्तव में लगाम लगाई जाएगी। युवराज मेहता तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन अगर इस घटना से सबक लेकर सिस्टम सुधरता है तो शायद किसी और घर का युवराज बच सकेगा। सुदर्शन न्यूज ने इस लड़ाई को सड़क से लेकर सत्ता तक पहुंचाया और यही इस खबर का सबसे बड़ा असर है। मेरा बेटा तो बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था और हमको बोल रहा था, रिपीटेडली बोल रहा था फोन पर जब भी बात हो रही थी कि पापा बचाओ, पापा बचाओ, हेल्प हेल्प भी चिल्ला रहा था ताकि कोई जनरल पब्लिक भी उसको मदद के लिए कुछ कर दे। लेकिन ज्यादातर जो वहाँ भीड़ थी वो तमाशबीन थी और कुछ वीडियो बना रहे थे। डांटने पर तब वो लोग रुके और मेरे बच्चे की जान खामखा चली गई बिना कोई संसाधन उपयोग किए। सही समय पर उचित संसाधन उसको नहीं मिला सपोर्ट के लिए, उसका जीवन चला गया। उसने 2 घंटा संघर्ष किया जान बचाने के लिए खुद से। थोड़ा सा सपोर्ट मिलता तो वो बच सकता था। ये सब जानकारी कैसे प्राप्त हुई कि आप पहुंचे थे? क्या हम तो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी थे, ऑन दी स्पॉट मैं वहाँ मौजूद था ना। बेटे ने ही फोन किया था कि मैं नाले में गिर गया हूँ, तो मैं वहाँ पहुंच गया था। क्या कुछ देखा आपने? बहुत दुखद घटना है। धुंध थी, क्लियर विजिबिलिटी वहाँ नहीं नजर आ रही थी। तो मैंने बेटे को बोला कि तुम हो कहाँ, तो उसने एग्जैक्ट लोकेशन बताया अपना मोबाइल का टॉर्च ऑन करके। फिर वहां से एक हल्की रोशनी पता चली कि कहाँ पर है वो। ऐसे दूर से था, काफी दूर चला गया था। तो वहां तक अगर जाता कोई गोताखोर या तैराक जाता और उसको रस्सी के सपोर्ट से ले आता तो मेरे बेटे की जान बच सकती थी। लगभग कितने घंटों बाद उसको निकाला गया? 6 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, फिर उसका बॉडी करीब 1 घंटा लगा रिकवर हुआ उसमें से। अभी भी गाड़ी उसी के अंदर है? गाड़ी तो वहीं है। क्या क्या करते हैं आपके बेटे लगातार? क्या इधर से यहाँ जाना है? मेरा बेटा गुड़गांव से आता जाता था, सर्विस थी वहाँ। जनहम्बी नामक कंपनी है, इंजीनियर है, बिग डेटा इंजीनियर है। 2-3 दिन घर से करता था वर्क फ्रॉम होम, बाकी ऑफिस जाता था। क्या लगता है आपको कि उपकरण की कमी हो गई, इससे जान गंवा दी? उपकरण की कमी और जो वहाँ पर कर्मचारी अधिकारी थे वो सक्षम नहीं थे तैर कर उसको बचाने का। मतलब तैराकी नहीं था उनके पास या गोताखोर नहीं था। बोट का भी अभाव था, बोट भी नहीं था। बोट भी, जो बोट उन्होंने एसडीआरएफ के साथ, वो बोट अगर उस समय यूज होता मेरा बेटा बच जाता। लगभग कितने बजे की घटना है ये? 12 बजे का ये घटना है और 2:30 बजे के करीब में मेरे बेटे
का संकेत आना, उधर से लाइट आना बंद हो गया था। मतलब लगा कि अब वो नहीं, किसकी लापरवाही मानते हैं पुलिस में? अथॉरिटी की ही लापरवाही है कि उन लोगों ने पहला तो कि एक तो प्रिवेंटिव उपाय नहीं किया, जिससे कि कोई गाड़ी फर्दर वहां नाले में मूव नहीं कर सके। चूंकि कुछ ही दिन पहले ट्रक वाली घटना हुई थी, जो ट्रक उस बाउंड्री को तोड़ते हुए आगे बढ़ गया था, तो उसको भी बंद नहीं किया गया। रिफ्लेक्टर नहीं लगा था ताकि लोग सचेत हो जाए कि वहां नहीं जाए और सीधा राइट टर्न ले, क्योंकि सामने जाने का कोई तुक नहीं था और नाला वाला प्रश्न है पूरा। आपने शिकायत भी लिख के दी है? क्या दी है? किसके खिलाफ दी है? अथॉरिटी के खिलाफ मैंने शिकायत दी है और वेल्डर के खिलाफ दी है। अब क्या मांग करेंगे सरकार से? मांग तो यही करेंगे कि उचित कार्रवाई हो और फर्दर कुछ न घटना घटे, उसका पूरा वहां पर इंतजाम हो। में एक जेई है, उनको सेवाएं समाप्त कर दी गई है प्राधिकारी स्तर से, और शेष जो है स्पष्टीकरण मांगा गया है शिव साहब के स्तर से। अभी प्राथमिक रूप से तो यही घटना पता चली है, उसकी शेष विस्तृत जांच की जा रही है उसके बारे में। अभी कुछ चीजें आई, कुछ एप्लीकेशंस जो आए हैं, कल भी कुछ आए थे हम लोगों के पास, जिसमें लोगों ने मांग की है सिग्नल लाइट्स की और वहां पर और रोड लाइट्स की, तो हम लोग जांच करवा के वहाँ अगर आवश्यकता अनुसार लगेंगे। रोड की सफाई और नाले की ठीक है, सफाई। तो नाले को लेकर कितनी शिकायतें आपको अभी तक मिली थी? क्योंकि यहाँ पर ये आरोप लगा रहे हैं कि नाले की तो सफाई हो रही है, देखिए अब नाला साफ तो ये है। पानी कहाँ से आता है? नाले में सोसाइटी से आता है कवर भी नहीं है, कवर्ड नहीं है सर। ये। ये वो मेरा नाला क्राइटेरिया नहीं है। ये नाले का ही पानी तो गया है गड्ढे के अंदर। नाले नाले को की कवर सफाई करना, जब आप कर रहे हैं, नाले की उसका नाले criteria- की सर आप सफाई। सिर्फ एक जवाब सवाल का यही है जवाब ना दे आपकी, दीजिए, सर। ये पानी क्या इसी नाले से अंदर गया है, कहीं और से यहाँ आता है? ये पानी कहाँ से आया है? ये पानी कहाँ से आया? ये इसी नाले से आया है या कहीं और से आया है? ये पानी कहाँ इसी से आया नाले का है, इसी नाले का, तो क्यों है। जा रहा है ये अंदर? क्योंकि आपकी निकासी व्यवस्था ठीक नहीं है। क्योंकि दीवार टूट गई ना, आप देख रहे तो हैं। दीवार की कौन बनाता है? सर, आपको नहीं लग कितनी रहा बार है लोगों सफाई की हुई पूरी सर? कीमत दीवार को कौन बात- बनाता है? आपको नहीं लग रहा है कि करोड़ों की कीमत के फ्लैट्स है, लेकिन लोगों की देखिए जिंदगी मेरी के साथ बात खिलवाड़ सुनिए, नहीं हो जो रहा मेरा है। क्राइटेरिया मुझसे संबंधित आप सवाल कीजिए। सर, मेरा उस दिन रात को 12 बजे की घटना है, लेकिन मैं ऑर्डर लेके गया था 1:40 पे। मैंने जाके देखा वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। भीड़ को देखकर मैं समझ गया था कि आज धुंध ज़्यादा है, कोई ना कोई जोड़ में दोबारा दाग चुका है। क्योंकि 15 दिन पहले सेम वही केस मेरे सामने हुआ था और उस ड्राइवर को भी मैंने ही बचाया था, मैं ही मौके पे था और कोई नहीं था। तो मैं समझ गया कि यहाँ पे कोई दाग चुका है। मैंने जाके देखा, कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे एक लड़का कार के साथ इसमें पानी में गिरा हुआ है 12 बजे से, और बहुत ही ज़्यादा धुंध के कारण वो इसमें अनकंट्रोल होकर सीधा जोड़ में दाग गया। तो मैंने देखा बहुत सारे जो मतलब सरकारी कर्मचारी थे वो थोड़ा घबराए भी हुए थे। धुंध बहुत ज़्यादा थी, प्लस में वो बेसमेंट था, उसमें सरिया का भी डर था। सरिया रियली में है उसके अंदर, वो बेसमेंट खुदा हुआ है बिल्डर के थ्रू। तो घबराए हुए थे। मैंने बोला क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? उन्होंने मुझसे पूछा आप पे तैरना आता है? मैं कहा जी आता है। आप जा सकते हैं? मैं कहा मैं बिल्कुल जा सकता हूँ। तो जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तुरंत 2 ही मिनट में कपड़े उतार के सीधा कमर से रस्सा बांध के मैं सीधा अंदर गया, कम से कम 50 मीटर तक। मैं इतने अंदर तक गया था कि जहाँ से मैं गया था रोड से, वहाँ कम से कम 100 आदमी खड़े थे, लेकिन मुझे एक भी आदमी नहीं दिख रहा था। मैं इतना अंदर चला गया था। जाके मैं वो मुझे दूर से टॉर्च का इशारे से बता रहे थे कि आपको कार इधर ढूंढनी है, इधर ढूंढनी है, आप इधर देखो, लास्ट टाइम वो लड़का यहाँ पे डूबा है। क्यों? मेरे जाने से 10 मिनट पहले वो लड़का डूबा है। वो लड़का 1.5 घंटा फंसा रहा, 1.5 घंटा उसने बचने की गुहार लगाई है फ़ोन की टॉर्च जला जला के कि मुझे बचा लो प्लीज़, हेल्प, ये वगैरह। उसने पानी में गिरने के बाद अपने पिताजी से कॉल भी किया कि पापा मैं जोड़ में गिर चुका हूँ, मैं कहीं जोड़ में गिर चुका हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, हेल्प कीजिए। ठीक है जी। पुलिस प्रशासन मौके पे ही पहुंच गए थे, बहुत जल्द पहुंच गए थे। तैरना पुलिस वाले कुछ बुजुर्ग अवस्था में थे, जिनकी एज मैं बता सकता हूं आपको 50+ थी। जो नौजवान थे वो खुद नहीं दाग पा रहे थे। क्यों? उस दिन माइनस टेम्परेचर था, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, उसके कारण प्लस में उन पर तैरना नहीं आता था। उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड पे कॉल की। 20 मिनट बाद ही फायर ब्रिगेड पहुंच जाती है। फायर ब्रिगेड वालों ने कोशिश की, इतने ही मैं पहुंच जाता हूँ। मैंने उनसे बोला कि आप 1 मिनट मुझे जाने देंगे? नू आप पे तैरना था? हाँ मैं जा सकते हो। तो मैंने जाके अंदर कम से 30 से 40 मिनट उस भाई को सर्च किया था। मुझसे बोल रहे थे कि अभी 5 मिनट पहले उस लड़के की आवाज़ आनी बंद हुई है, एक बार आप जाके देखो जल्दी से जल्दी, क्या पता वो बेहोश हो गया, कोई दिक्कत हो। मैं कहा ठीक है मैं जाता हूँ। मैंने पूरा जितना भी वो तालाब है, बेसमेंट है, कम से कम उसकी चौड़ाई मैं बता सकता हूँ आपको 100 मीटर प्लस चौड़ाई है उसकी, और कम से कम 200 मीटर लंबाई है उसकी।
जी। आपने बचने का प्रयास किया, फिर क्यों नहीं बचा पाए? बचा इसलिए नहीं पाया जी, मैं उसको लड़का जो 1.5 घंटे से वो फंसा हुआ था, जब वो लड़का डूब गया था उसके 10 मिनट बाद मेरा ऑर्डर बजा था। मैं तो ऑर्डर लेके जा रहा था नॉर्मली तरीके से, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे कोई ऐसी घटना हुई है। वरना अगर मौके पे पता होता तो 15 दिन पहले सेम घटना, मैंने वही कति सेम घटना में मैंने वो लड़का बचा दिया था जी। फिर कैसे निकाला गया वो निकाला गया जी, जैसे फायर ब्रिगेड आए फायर ब्रिगेड और उनके सामने पहले वो डूब चुका था, उनके सामने तुरंत उन्हें SDRF पे कॉल मिलाई। SDRF आई 4:30 बजे। SDRF आई, वो अपनी नाव जो भी लेकर आए पूरी सुविधा के साथ आई थी। उन्होंने JCB बुलाई थी, उससे पुलिया वगैरह बनाई, उसमें अपनी बोट वगैरह धकाई थी। लगभग मैं वहाँ से 5:30 पौने 6 बजे के करीब आया था मॉर्निंग में, तब तक डेड बॉडी नहीं मिली थी। वो सर्च ऑपरेशन चला के उसे ढूंढ रहे थे डेड बॉडी को। वो सुबह 7-8 बजे के करीब उन्हें डेड बॉडी मिली है। इससे पहले भी घटना हुई है क्या? जी, सेम घटना हुई है बिल्कुल 15 दिन पहले रात को 1:30 बजे करेक्ट। ट्रक के साथ मैं चला था, 18 टायर वाला ट्रक था, मैं उसके साथ चल रहा था धुंध में। मैं ऑर्डर लेके जा रहा था तो मैं देख रहा था कि बड़ी सवारी है, मैं इसके पीछे पीछे चलता हूँ, मैं सेफ रहूँगा। मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा। वो मोड़ इतना खतरनाक है, अगर कोई धुंध में अगर कोई अचानक से कोई नया इंसान आ जाए ना, 101% वो इंसान उस नाले में गिरना निश्चित है। ब्रेक भी मारेगा तो भी जाके गिरेगा। कोई दीवार है जिससे वो गाड़ी टकराएगी, ऐसे दाग जाएगी जैसे बिल्कुल एकदम सेफ, पता भी नहीं चलेगी गाड़ी दाग गई, पानी में गिरने के बाद पता चलेगी। कोई भी सेफ्टी नहीं है, ठीक है जी। ट्रक ड्राइवर, जब मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था कुछ ही कदम दूरी पे, तो मैंने देखा कि ट्रक के दोनों टायर फटे थे एकदम बहुत तेज। क्यों? नाले के ऊपर सरिया लगे हुए थे, निकले हुए थे। सरिया में जैसे इस टायर के ट्रक फटे, ट्रक ड्राइवर ने इतनी तत्परता दिखाई कि ट्रक वहीं के वहीं जाम कर दिया। बहुत तगड़े ब्रेक मारे थे। आधा ट्रक नाले के जोड़ के ऊपर, आधा ट्रक रह गया रोड पे। मतलब 10 फुट ट्रक हवा में था, 10 फुट ट्रक जमीन पे था। मैंने देखा, मगा अब ये क्या करेगा ड्राइवर, मैं देखता हूँ। मैं रुका उसके पास। ट्रक ड्राइवर ने उनने सोचा कि नीचे ज़मीन है, मैं घबरा के मैं जल्दी से अपनी जान बचा लूँ दाग कर। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ट्रक जो है जोड़ के ऊपर लटका हुआ है, इसमें अटका हुआ है, वो नीचे पानी है। उसने ज़मीन समझ के वो जोड़ में ही दाग गया। जोड़ में दागने के बाद मैंने सोचा मैं अकेला इंसान में क्या करूँगा। रात में तो ट्रक में जो है रस्सा बंधा हुआ था, ट्रक में रस्सा बंधा हुआ था, कम से कम बहुत ही लंबा रस्सा था। मैं ट्रक पे चढ़ा ऊपर भाग के जल्दी से। मैंने ट्रक पे दोनों साइड से ऐसे रस्सा खोल के मैंने उस भाई के पास फेंक दिया। मैं कहा भाई तुम इस रस्सा के सहारे थोड़ी देर बचे रहो, मतलब लटके रहो इस रस्सा से, जो आप पानी के अंदर ना जाओ, आप इससे पकड़ लो। क्यों? वो धीरे धीरे अंदर जा रहे थे, वहाँ पे झाड़ी थी, उसमें थोड़ी घास फूस सी है, तो वो अंदर अंदर उसमें जा रहे थे धीरे धीरे। गहराई हालांकि इतनी है कि उसमें 7 फुट 8 फुट भी डूब जाएगा पास में, बीच में तो 40 फुट है हालांकि। लेकिन मैंने फिर जो रात में डिलीवरी बॉय चलते हैं, जोमेटो वाले, ब्लिंकिट वाले, जेप्टो वाले, फ्लिपकार्ट वाले, जितने भी मैंने राइडर्स बीच रोड पर रोक रोक के मैं भाई जल्दी हेल्प कराओ, एक ड्राइवर गिर चुका है। उसे निकालने में राइडर्स ने मेरे साथ मिल के उस ड्राइवर को निकलवाया। कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग गए। उस लड़के को, ड्राइवर को हम खुद अपने साथ लेके गए। एक दोस्त का रूम है 149 में ही, अपने साथ लेके गए, अपने साथ रखा। सुबह को फिर उसे 10 बजे चौकी पे छोड़ा हमने जी। 15 दिन में दूसरी घटना। अब से 1.5 साल पहले भी सेम सिचुएशन हो चुकी है, बस वहाँ पे मौके पे रहते हुए बचा लिया गया था। एक गाड़ी में 4 आदमी थे, इसमें कूद गए थे। तो 15 दिन में दूसरी घटना। पहले में तो जान बचा ली, लेकिन दूसरे में जान नहीं बच पाई क्योंकि सिस्टम की लापरवाही थी। लेकिन अब कार्रवाई का चाबुक चला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जैसी ही जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत आदेश दिए कि बड़ी कार्रवाई हो। SIT गठित की गई है, जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है और इन सब के बीच अथॉरिटी के CEO लोकेश M को पद से हटा दिया गया है। अब हम आपको उस हादसे की वो सच्चाई दिखाते हैं कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे, क्या लापरवाही बरती गई थी और इतने जद्दोजहद के बाद भी आखिरकार युवराज को क्यों नहीं बचाया जा सका। मेरे सहयोगी प्रद्युमन ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, उन्होंने अपनी नजरों से क्या देखा, आइए उनकी ये रिपोर्ट देखिए। हमारी मौजूदगी इस वक्त ग्रेटर नोएडा की सेक्टर 150 में है और जहां पर एक युवक की जान गई है। इस वक्त हम वहीं पर मौजूद हैं और आपको ये बताएंगे कि आखिरकार लापरवाही कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर बरती गई है। हम आपको बताते हैं, दरअसल जो मृतक थे युवराज, वो अपने घर की तरफ जा रहे थे और उसी दौरान ये वो हादसे का यहाँ पर शिकार होते हैं। काफी लंबी जद्दोजहद यहाँ पर चलती है। आपको बता दें कि युवराज यहाँ से आ रहे थे, सीधा रास्ता है ये, इस रास्ते से इधर की तरफ जो है यहाँ पर टर्न जा रहा है, यानी कि उनको इस तरीके से मुड़ना था, लेकिन वो
वहां पर मुड़ने की ना जगह वो सीधा यहाँ की तरफ उनकी गाड़ी आगे बढ़ती है। ये फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये अभी जो आप अथॉरिटी की बोर्ड देख रहे हैं ये आज लगाए गए हैं, यानी कि जब इस हादसे को पूरी तरीके से देखा गया, मीडिया पर यह हादसा आया, उसके बाद इसको कवर करने के लिए यहाँ पर ये बोर्ड लगाया गया, लेकिन पहले यहाँ पर नहीं थे क्योंकि वो रात का समय था, उस समय कोहरा था, कोहरे की वजह से युवराज को ये रास्ता नहीं समझ में आया और वो यहाँ पर मुड़ने की जगह है वो सीधा यहाँ पर जाते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर लापरवाही क्या बरती गई। पहली बात, ये बोर्ड जो आज लगाए गए हैं ये बोर्ड उस वक्त मौजूद नहीं थे जब ये हादसा यहाँ पर हुआ था। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे आएंगे, क्योंकि रफ्तार थोड़ी सी थी गाड़ी की, अब उस रफ्तार में कोहरे की वजह से उस चीज को समझना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उनको अपनी जान तक यहाँ पर खोनी पड़ गई है। अब देखिए यहाँ पर इस समय तो भीड़ मौजूद है, लेकिन उस समय क्योंकि रात का समय था तो वहां पर लोगों की कम मौजूदगी थी। अब जैसे उनकी गाड़ी इस रोड से आती है सीधा इसको हिट करती है और हिट करने के बाद मैं आपको बता दूं, जो आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से दीवार है लेकिन इतनी स्पीड थी और अगर ज्यादा स्पीड भी नहीं होगी तो अभी कहीं ना कहीं इसको तोड़ती हुई वो गाड़ी सीधा आगे जाके गिरती है। अब इसको एक तरीके से आप बेसमेंट समझिए, इस बेसमेंट में लगभग 30 फुट तक पानी बताया जा रहा है। अब जब इसकी नपाई होगी उसके बाद सारी चीज दूध का दूध पानी का पानी होगा कि आखिरकार इसकी गहराई कितनी ज्यादा है। लगभग आपको बता रहे हैं युवराज की तरफ से काफी बार अपने आप को बचाने की गुहार लगाई गई, वो चिल्लाते रहे, अपने फादर को भी उन्होंने कॉल किया, फादर की तरफ से पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौके पर पहुंची थी, लेकिन लापरवाही इतने बड़े पैमाने पर थी कि एक युवक की जान यहां पर चली गई। महज 27 साल उनकी उम्र थी, लेकिन लापरवाही की भेंट आखिरकार एक युवक यहां पर चढ़ चुका है। बड़ा सवाल यह है कि जब भी कोई नेता आता है या कोई भी दौरे होते हैं तो अक्सर हम ये देखा करते हैं कि बहुत जल्दी सभी चीजों को बना दिया जाता है, चाहे वो सड़क हो चाहे वो बिल्डिंग हो, बहुत जल्दी बड़े पैमाने पर काम होता है। लेकिन इतने व्यस्त जब मोड़ों पर भी इस तरीके की लापरवाही बढ़ती जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। ये वाकई में चिंताजनक एक विषय है, क्योंकि जब यहाँ से वो रास्ता आ रहा था उनको कायदे में वहां पर मुड़ना था, लेकिन वो मुड़ने की कोशिश भी करते क्योंकि कोहरा था तो उनको समझ में नहीं आया और उनकी गाड़ी सीधी इसको हिट करती हुई सीधा इस गड्ढे में जा गिरती है। काफी लंबी जद्दोजहद के बाद भी उनको बचाना काफी मुश्किल हो गया। टीमें लेकिन मौजूद यहाँ पर रही थी, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती जा रही थी। फिलहाल इस मामले में जांच चल रही। तो सिस्टम की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली। अब उसी सिस्टम को दुरुस्त करने की बारी हो और यही वजह है कि लगातार ये कहा जा रहा है कि जब सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा तो असल में न्याय मिल पाएगा युवराज को और आगे आने वाले समय में किसी और परिवार का युवराज यूं ही अपने पिता की आंखों के सामने डूबता हुआ नजर नहीं आएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के उस संगठनात्मक इतिहास की जिसमें सोमवार का दिन बेहद खास रहा। एक नया अध्याय दर्ज हो गया है जब नितिन नबीन निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की समय सीमा समाप्त होने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि नितिन नबीन के अलावा किसी अन्य नेता ने इस पद के लिए पर्चा दाखिल नहीं किया। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी डॉक्टर के लक्ष्मण की ओर से औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह स्पष्ट कर दिया गया कि नितिन नबीन के उनका निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है, इसकी घोषणा की गई। डॉक्टर लक्ष्मण द्वारा जारी बयान में कहा गया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए केवल एक ही नाम नितिन नबीन प्रस्तावित हुआ। उनके नामांकन से जुड़े सभी दस्तावेजों की गहन जांच की गई और वे पूरी तरह वैध पाए गए और इस तरह किसी विरोधी उम्मीदवार के न होने के कारण नितिन नबीन को निर्विरोध अध्यक्ष घोषित किया गया। नितिन नबीन की उम्मीदवारी को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का व्यापक समर्थन मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं नितिन नबीन के नाम का प्रस्ताव रखने वालों में शामिल रहे, जो उनके कद और संगठन में विश्वास को दर्शाता है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जैसे दिग्गज नेताओं की उपस्थिति में नितिन नबीन ने अपना नामांकन दाखिल किया। यह दृश्य साफ तौर पर संकेत देता है कि पार्टी नेतृत्व उनके नाम पर पूरी तरह से एक मत था। भाजपा सूत्र ये कह रहे हैं कि नितिन नबीन के समर्थन में नामांकन पत्रों के कुल 37 सेट दाखिल किए गए थे। सभी नामांकन पत्रों की जांच राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी की निगरानी में की गई और एक भी पर्चा अमान्य नहीं पाया गया। यह अपने आप में संगठन के भीतर उनके व्यापक समर्थन का प्रमाण है।
नामांकन प्रक्रिया सोमवार को दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच पूरी हुई, लेकिन इस दौरान किसी अन्य नेता की ओर से कोई नामांकन सामने नहीं आया। भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की परंपरा रही है और इसी कड़ी में पार्टी ने पहले ही 36 राज्यों में से 30 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव पूरे कराए। इसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। इस प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत 16 जनवरी को हुई थी, जब चुनाव कार्यक्रम की समय सारणी की अधिसूचना जारी की गई और साथ ही पार्टी की वोटर लिस्ट भी प्रकाशित की गई। इसके बाद तय कार्यक्रम के अनुसार नामांकन, जांच और अंतिम घोषणा की गई। नितिन नवीन को भाजपा संगठन का एक अनुभवी और जमीनी नेता माना जाता है। वे लंबे समय से पार्टी संगठन और शासन दोनों में सक्रिय भूमिका निभाते आए हैं। संगठनात्मक कौशल, प्रशासनिक अनुभव और नेतृत्व क्षमता के कारण उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति से चुना गया और इस तरह से नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आसीन होने वाले सबसे कम उम्र के उम्मीदवार पहले बने और अब पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। पार्टी के भीतर यह धारणा है कि नितिन नवीन आने वाले समय में भाजपा को चुनावी और वैचारिक दोनों मोर्चों पर नई ऊर्जा देंगे, क्योंकि वो युवा हैं। नितिन नवीन ऐसे समय में भाजपा की कमान संभाल रहे हैं जब देश में लोकसभा चुनावों के बाद राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी सामने हैं। पार्टी नेतृत्व को उनसे उम्मीद है कि वो संगठन को और ज्यादा मजबूत करेंगे, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेंगे और नेशन फर्स्ट के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। नितिन नवीन के निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की खबर के बाद पार्टी मुख्यालय और विभिन्न राज्यों में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह का माहौल है। तो बीजेपी को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल चुका है। सबसे कम उम्र के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जिन्होंने आज पूरी तरह से, जब नामांकन के बाद उन्हें निर्विरोध चुना गया, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश, उमंग, उत्साह की तस्वीरें नजर आई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उनसे बातचीत की हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी ने। नितिन नवीन के नामांकन करने पहुंचे हैं केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री गिरिराज दादा नितिन नवीन का नामांकन प्रक्रिया में पहुंचे हुए हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं आप लोग? देखिए, मैसेज तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, प्रधानमंत्री माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी, HM हमारे अमित भाई, इन सबके आशीर्वाद से चुनाव की प्रक्रिया, नामांकन शुरू हुआ। ये पूरा होने वाला है, शाम तक देखना है मुझे। यूपी इधर शाम तक देखना है कि कोई और नामांकन तो नहीं होता। नेशन शिफ्ट की बात चल रही है भाई। 45 वर्ष की बीजेपी और 45 साल का युवा अध्यक्ष, इससे ज्यादा और क्या होगा? लेकिन चुनौतियां भी हैं, बंगाल में चुनौतियां हैं। अरे कोई चुनौती नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अमित भाई ये सब रहेंगे। नितिन नवीन जी नवीन राजनीति करके सबको। बंगाल जीतेंगे दादा, बंगाल जीतेंगे आप लोग? बंगाल भी जीतेंगे और केरल भी जीतेंगे। ये थे हमारे साथ केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री गिरिराज सिंह साहब। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। इसमें बीजेपी मुख्यालय मौजूद हों, केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव साहब हमारे साथ हैं। जुएल ओरांव साहब, बड़ा दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, आप भी काफी गदगद नजर आ रहे हैं। नितिन नवीन जी का नामांकन प्रक्रिया में क्या कहेंगे आप? नहीं, पहला सेट में हम प्रस्तावक में था और हम लोग पहला सेट दे चुके हैं। आपका प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में, अमित शाह जी का और अगुवाई में राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, ये सब हम लोग पहला सेट वाले का नॉमिनेशन दे दिया। अभी अल्फाबेटिकली स्टेट वाइज नॉमिनेशन होगा। अगर बात की जाए उड़ीसा से, तो उड़ीसा से कितने लोग प्रस्तावक हैं? अभी उड़ीसा का सेट नहीं आया है आपका, उसमें तो 20 का ही प्रस्तावक होता है एक सेट में। तो उड़ीसा का सेट में कितना है उसको मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन हम उड़ीसा वाले में भी देंगे। एक आखिरी सवाल, युवा है नितिन नवीन और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाता है, कितनी मजबूत, कितना संदेश युवाओं के लिए? बहुत बढ़िया संदेश, वेरी गुड।
तो ये थे हमारे साथ जुवेल ओराम साहब जो प्रस्तावक हैं और इन्होंने अपना कार्य करने के बाद अपने मंत्रालय की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। नितिन नवीन जी का नामांकन है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी की वरिष्ठ नेता दर्शना जरदोश जी। मैम, क्या कहेंगे? दिन है बड़ा अहम हो जाता है पूरी पार्टी के लिए। पूरे देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और सभी राज्यों का समर्थन है। सभी राज्यों से नितिन नवीन जी के समर्थन में सभी लोगों ने, मुख्यमंत्री और पार्टी के सदस्य वरिष्ठों ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है। गुजरात की ओर से हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई, प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदीश पंचाल जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने नॉमिनेशन दाखिल कर लिया है। चुनावी प्रक्रिया में जिस तरह से होगा निर्विरोध, वही अध्यक्ष के नाते हम सबकी कमान संभालेंगे। जिस तरीके से बीजेपी पार्टी और नवीन नितिन जी की जो आयु है वो एक समान है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सब साथ में चलता रहेगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसके मार्गदर्शन में उन्होंने संगठन को हमेशा महत्व दिया है। हम सब लोगों को इतना तैयार किया है और इसके बाद में जिस तरह से प्रक्रिया चलती है, अमित जी, नड्डा जी आगे बढ़ते गए हैं, नितिन नवीन जी भी पार्टी को और आगे ले जाएंगे। तो आप क्या कार्यकर्ताओं को मैसेज देना चाहेंगे? बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, सरकार की योजना, सरकार का डेवलपमेंट, और जब भी कोई समस्या आती है तो प्रजा के बीच में रहते हैं, प्रजा से जुड़ते रहते हैं, तो पार्टी सबके मन में बसे है। तो सबका साथ, सबका विकास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, 14 करोड़ वेरीफाइड मेंबर्स, उनसे ज़्यादा, और जो हमारी प्रक्रिया है वो बिल्कुल पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है। बूथ स्तर से शुरू होकर विभिन्न स्तर से, जिला स्तर से, प्रदेश स्तर से, और यहाँ आज राष्ट्रीय स्तर में हमारा अंतिम जो हम लोकतंत्र की पर्व कहते हैं, द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा इतिहास में यहाँ हो रहा है। अब देख रहे हैं सैकड़ों कार्यकर्ता विभिन्न प्रदेशों से आके नामांकन दाखिल किए हैं। मेरा सौभाग्य था, आज 2 बार मुझे जाना हुआ है। केंद्र टोली की जो नामांकन पत्र दिया गया, सभी वरिष्ठ नेताओं का वहाँ दस्तखत था, और मेरे अपना प्रदेश उड़ीसा की टोली जब गई उसके साथ भी जाके दस्तखत किया। इसमें सबसे पहला हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जो कि पृथ्वी के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी दस्तखत रहा। घोषणा जब होगा सुबह, उसके बाद आदरणीय मोदी जी भी आएंगे, और आप देख पा रहे हैं यहाँ जो माहौल है, कार्यकर्ताओं में जो जोश है, हाई स्तर पे जाएगा। मैं आपको सभी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभिनंदन देता हूँ। रवनीत बिट्टू जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार के। सर, जिस तरीके से नामांकन है नितिन नवीन जी का, किस तरीके से आप देखें? देखो, ये प्रोसेस नीचे से शुरू हुआ है, एक बूथ से, मंडल से, डिस्ट्रिक्ट से और स्टेट अपनी अपनी सपोर्ट लेके लीडरशिप आई है, और एक विकसित भारत की सोच लेके जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने, हमारे प्रधान नड्डा जी जो हैं, तो वो बैटन, मैंने जैसे कहा भी बैटन है, पीछे एक दूसरे को आगे पकड़ाना, वही ऊर्जा, वही ताकत, एक नया प्रेसिडेंट हो सकता है, लेकिन बीजेपी तो वही है, बीजेपी का सपोर्ट वो है, बीजेपी की सोच वो है, उसे लागू करना है। तो वो ऐसी सपोर्ट है, सीनियर लीडरशिप की भी बहुत बड़ी सपोर्ट है, और नए ऊर्जा, यंग जो हैं उनकी भी बहुत बड़ी सपोर्ट है। तो हमारे नितिन नवीन जी एक नया, बेशक आप कह रहे हो चुनौतियाँ हर प्रेसिडेंट के सामने, और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, चुनौतियाँ तो होंगी, लेकिन हर हमारे प्रेसिडेंट ने वो चुनौतियों को पार किया है, और वो अपनी जीत हमेशा दर्ज की है लोगों के साथ, और ये भी ऐसे ही होगा। जिस तरीके से नया युवा है और उसको राहुल गांधी जो है जेन ज़ी बुलाते हैं, तो उन पर क्या असर रहने वाला है इस चीज़ का? नहीं, राहुल गांधी तो अब युवा नहीं है, वो तो, और उनके साथ उनके प्रेसिडेंट खड़गे साहब हैं, वो तो युवा कैटेगरी में आते नहीं है, वो तो थोड़े दिनों में सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, पेंशन के काबिल हो जाएंगे। इनमें और उनमें बहुत अंतर है। और पंजाब की भी हम बात करेंगे सर, तो पंजाब पे कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। पंजाब में बीजेपी की बहुत बड़ी जीत होगी और अकेली पार्टी सरकार में आएगी। तो 45 साल की पार्टी और 45 साल का राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोग कह रहे हैं कि ये गजब का कॉम्बिनेशन है। और नितिन नवीन की अगर बात की जाए तो वो जिस तरीके से संगठनात्मक स्तर पर जोड़कर
ऊर्जा के साथ काम को आगे बढ़ाते हैं। वो पहले भी, अगर बांकीपुर की बात करें, बिहार की राजनीति की बात करें, तो लगातार विधायक चुने गए और आपने बीते दिनों देखा भी था कि बिहार के चुनाव में उन्होंने जिस तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई वो अपने आप में काबिले तारीफ थी। लेकिन खुद नितिन नवीन और उनके परिवार वाले कहते हैं कि वो राष्ट्रीय राजनीति में आएंगे, इसकी कल्पना उन्होंने नहीं की थी। ये सब कुछ ईश्वर की देन है, संगठन का उन पर विश्वास है, उनके बड़ों का उन पर विश्वास है और इस विश्वास को बनाए रखने का संकल्प लेकर ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर जब बैठे हैं तो इसी संकल्प के साथ पार्टी को आगे भी बढ़ाएंगे। जनमत के आज के सफर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।